नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद का दौरा किया है। इस हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। इसके तमाम पहलुओं पर विशेष चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं से और खास मेहमान के साथ ही। इसके साथ ही साथ बात होगी इस वक्त में ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव की स्थिति नजर आ रही है। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। क्या कुछ होगा इसका असर मिडिल ईस्ट में, क्या है इसके मायने, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हादसे के लिए विस्तृत जानकारी। सिविल अस्पताल में घायलों से मिले। विमान हादसे में बचे घायल विश्वास कुमार से भी की बातचीत। अहमदाबाद में तबाही का मंजर देखकर आहत हुए प्रधानमंत्री। भीषण त्रासदी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवेदना। एयरपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जांच शुरू। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की हो रही है जांच। एनएसजी और फोरेंसिक की टीम भी मौजूद। मृतकों की पहचान के लिए अस्पताल में हो रही है डीएनए सैंपलिंग। और पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव की स्थिति। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडरों की मौत। ईरान ने भी इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा ड्रोन। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद के भयावह विमान हादसे की। किस तरह से ये इसके तमाम पहलू हैं, इसकी बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिला कर रख दिया है। इस दर्दनाक विमान हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ान भरने की कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई थी। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू के मेंबर शामिल थे। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ। इस हादसे में एक यात्री जिंदा बच गए हैं। यात्री विश्वास कुमार रमेश 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहे थे। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का ये प्लेन चंद मिनटों के अंदर ही, यानी कुछ सेकंडों के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह है कि हर किसी का दिल दहल गया। इस भयावह विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा ये हादसा, इसने हर किसी को गमगीन कर दिया। इसके ब्लैक बॉक्स की जांच से विमान के क्रैश होने से पहले के आखिरी पलों में क्या कुछ हुआ, इसका पता चल सकेगा। फॉरेंसिक टीम ने हादसे वाली जगह से कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी साथ मौजूद रहे और उनके साथ ही साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से मुलाकात की। पीएम ने उन सभी का हालचाल जाना। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। दरअसल इस हादसे में विमान में सवार लोगों के अलावा जिस हॉस्टल भवन से यह विमान टकराया उसमें भी 20 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अमित शाह ने बताया था कि मृतकों की संख्या
डीएनए परीक्षण और पीड़ितों की पहचान के बाद आधिकारिक तौर पर ही जारी की जाएगी। इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि अहमदाबाद में हुई घटना के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के निर्धारित इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है। ये समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। खड़गे ने कहा है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वहीं पर इसके साथ ही साथ इस बात के सुर उठने लगे हैं कि इतने बड़े हादसे पर शायद कुछ राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी है। तो कांग्रेस का यह स्टेटमेंट को जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है और बीजेपी के लोग हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये दरअसल राजनीति से प्रेरित है। और हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो इस अकल्पनीय त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके साथ प्रधानमंत्री ही नहीं इस देश की संवेदनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने उसको एक शब्द दिया है और जाहिर तौर पर शब्दों से परे है ये जो विमान हादसा हुआ है। 242 यात्रियों में से जो इस विमान पर सवार थे उसमें से मात्र एक जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार, उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया है। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। निश्चित तौर पर, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जाको राखे साइयां मार सके न को। एक बात जिंदा बचे वक्त विश्वास कुमार रमेश, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव उनके साथ बातचीत की। और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दुर्घटना स्थल के दौरे के बाद कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम का कहना है कि एनडीआरएफ की 6 टीमें मिलकर काम कर रही हैं। Our team are already on the work. I told you 6 team of NDRF are here. They are working along with all other teams of the state government and the central government. और इस पूरे हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। क्या कहा है आइए सुनते हैं। हम
अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग आने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी दो संवाददाता मेघना देव और नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मेघना, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे किस अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कल पूरे दिन आपने इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा किए, किस तरह से बचाव अभियान चलाया गया। आज क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, अभी एट साइट क्या हो रहा है? देखिए, साइट पर जो भी काम है वो तकरीबन समाप्त हो चुका है। तो कल जिस तरीके से देर रात तक जेसीबी नजर आ रही थी, काफी जो मलबा था, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो बिल्डिंग्स भी हैं, जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी जिसे मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल जो है, वहां पर काफी ज्यादा डेब्री था। तो इस मलबे को हटाया गया, पूरी रात जो कार्रवाई चली है। उसके बाद वहां पर एनआईए की टीम है और जो अन्य जो भी एजेंसीज है वो वहां पर पहुंची हैं। हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, उसको शुरू कर दिया गया है। जो हमारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कमेटी है वो ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन आज अगर हम देखें तो साइट के अलावा भी हॉस्पिटल में जो लोग सीरियसली इंजर्ड थे उनकी चिकित्सा चल रही है। कई लोग को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है जिनको माइनर इंजरीज हुई थी। लेकिन उसके साथ ही डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटी को सेटअप किया गया है। काफी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्योंकि अपने परिजनों के जो पार्थिव शरीर है वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे दुखद बात भी यही है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसकी शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं तो फ्रैगमेंटेड बॉडीज हमने देखी थी साइट पर, और सीवियरली चार्ड, पूरी तरीके से जली हुई, झुलसी हुई बॉडीज हमने देखी थी साइट पर। तो ये बेशक बहुत ही डिफिकल्ट है परिजनों के लिए भी आइडेंटिफाई करना। इसके लिए डीएनए टेस्टिंग को किया जा रहा है और पूरे मेडिकल टीम्स वहां पर लगाई गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी इस प्रक्रिया को किया जा सके, ताकि मॉर्टल रिमेन्स दिए जाए। कितना वक्त लग जाएगा डीएनए की जांच होने में, मेघना? कितना वक्त लग जाएगा डीएनए जांच होने में पूरी तरह से? जो डीएनए टेस्टिंग तकरीबन बताया जा रहा है कि 72 घंटे लगते हैं। और एफएसएल जो है वो यहाँ पर है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है एनएफएसयू, वो भी यहाँ पर है, जिसकी पूरी टीमें लगी हुई हैं, एक्सपर्ट्स इस चीज में लगे हुए हैं, ताकि 72 आवर्स के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स आए और जो मॉर्टल रिमेन्स है वो दिए जाए। क्योंकि न केवल जो इंडियंस हैं उनको उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है पार्थिव शरीर, लेकिन जो रिपैट्रिएशन है उसकी भी कार्रवाई करनी है। क्योंकि ब्रिटिश नेशनल्स है उनके रिलेटिव्स को उनके मॉर्टल रिमेन्स भेजने होंगे, जिसके कारण ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल्स दिल्ली से अहमदाबाद आए हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में इस काम को किया जाएगा, ताकि जो फॉर्मेलिटीज है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ मॉर्टल रिमेन्स का आइडेंटिफिकेशन जो है वो किया जा सके और उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो अभी जो पूरी ताकत है उसमें लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते ही हैं कि और हमारे दर्शक जानते हैं कि आज वो आए थे, जल्दी सुबह वो दिल्ली से निकले अहमदाबाद आने के लिए, और जितना सबसे
उससे पहले वो साइट पर गए और उसके बाद जो लोग इंजर्ड थे उसमें कई लोग MBBS स्टूडेंट्स भी हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद भूकंप आ गया है। तो उसके कारण वो अफरा तफरी मची, और लेकिन उतनी देर में जो मलबा है वो उनके ऊपर गिर गया, तो काफी लोग उसमें दब गए थे। आसपास के जो लोकल्स हैं उन्होंने पहले बचाने का काम किया, तो कुछ लोकल्स जो अंदर घुसे थे वो भी इंजर्ड हो गए और कई लोगों को धुएं से बहुत सफोकेशन हो गया, बेहोशी जैसा, कई लोग बेहोश भी हो गए जिनको एम्बुलेंस में डाल के लाया गया है। तो वो लोग अब स्टेबल हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो आज शाम तक काफी लोगों को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर जिन्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं, अभी उनको ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाएगा। हालांकि सब स्टेबल है, लेकिन ये बेशक देखना होगा कि उनके जो ट्रीटमेंट है अभी फिलहाल चल रहा है, और उनके पेरेंट्स भी अब अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो दूसरे स्टेट्स से यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। ठीक बात है। आप अभी फिलहाल की परिस्थिति है निखिल, जो हम आपको अपडेट दे सकते हैं। जी 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 जी, जब आपके पास वापस आते हैं, नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, आपसे दो बातें जानना चाहेंगे। एक तो जांच किस तरह से इसकी आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे चल रही है, और दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा, समीक्षा बैठक भी की प्रधानमंत्री ने, तमाम चीज़ों की बड़ी बारीकी से उन्होंने उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए है। किस तरह से ये दौरा रहा है और किस तरह से इन चीज़ों को वो और तेज़ बनाता है जब प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे मौके पर पहुंच जाते हैं तब? देखिए निखिल, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे तो जो क्रैश साइट है वहां पर गए और जो स्थिति है उन्होंने वहां पर देखा कि किस तरीके से जो विमान है वो क्रैश हुआ था। वहां पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए, एक तो जो जांच का काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो जांच है वो की जाए, ये देखा जाए कि क्या ये विमान जो क्रैश हुआ है और टेक ओवर के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया, तो क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई तकनीकी कमी रही है या कोई मानवीय भूल रही है। इसके साथ साथ ही क्या ये प्लेन किसी चीज़ से टकराया या इस प्लेन से कोई चीज़ टकराई। इसके साथ साथ ही आप देखें कि NIA यहाँ पर पहुँची है। NIA अपने जो एंगल है उससे जांच कर रही है, क्योंकि कई सारे वीडियो हमने सोशल मीडिया पर इस तरीके के देखे कि दोपहर के समय, क्योंकि 1 करीब 38 मिनट का समय था और भीषण गर्मी अहमदाबाद में होती है उस समय जब ये पूरा विमान दुर्घटना हुआ। उस समय छत से वीडियो बनाया गया जिस तरीके से विमान टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद वो विमान एक तरीके से गोले में, आग के गोले में तब्दील हो रहा है। तो दोपहर के 1:30 बजे कौन उस छत से उस वीडियो को बना रहा था, तो ये निश्चित तौर पर एक एंगल हो सकता है NIA के लिए जब इस पूरे मामले में वो जांच करेगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि इस विमान में किस तरह से दुर्घटना हुई उसको लेकर भी एक जो जांच है वो बैठा दी गई है। तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। ये जानकारी आई है कि DVR जो प्लेन का है वो DVR मिला है, और आपको बता दें कि DVR के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ख़ासतौर से जो सिक्योरिटी कैमरे रहते हैं, किस तरह से प्लेन के अंदर सिक्योरिटी कैमरे काम कर रहे थे, क्या स्पीड थी, किस तरीके से वहाँ पर हलचल हो रही थी, उसके बारे में जो जानकारी है वो DVR में मिल सकती है, क्योंकि डाटा वीडियो रिकॉर्डर उसमें मौजूद होता है और जो पूरे प्लेन की एक तरीके से वीडियो गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स है उसे खोजने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट के अंदर जो बातचीत होती है, जो पायलट एक तरीके से बातचीत करता है कि इंजन की स्पीड कितनी है और जो विमान है उसकी गति कितनी है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ब्लैक बॉक्स में होती है, तो उसको खोजने का काम है वो भी चल रहा है। दूसरी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और आप देखें कि जो क्रैश साइट है वहाँ से एक तरीके से देखने के बाद प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। जो घायल लोग हैं, जब विमान गिरा था तो उस समय रिहायशी इलाका था, उस रिहायशी इलाके में कई सारे जो लोग हैं वो घायल हुए। उन घायलों का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां पर न केवल उनका हालचाल जाना बल्कि उनको ढांढस बधाया और ये उनसे कहा गया कि उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उनका बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो परिजन
जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनके परिजनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनके तमाम जो इंतजाम हैं वो किए जाएं। इसके अलावा DNA सैंपल जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो विदेशी जो नागरिक थे उनके DNA के लिए भी कुछ रियायतें एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके परिजन विदेश में हैं और उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो उसको लेकर भी जो दूतावास हैं यहाँ के और इसके अलावा भारत सरकार है वो लगातार टच में है। दूसरी, जब तमाम स्थलों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी की जिसमें पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री वो इस बैठक में थे। और प्रधानमंत्री का स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश है, एक तो जांच तेजी के साथ पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाए, जो घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाए। इसके अलावा पुलिस को ये स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए कि जो साइट का एरिया जहाँ पर ये क्रैश हुआ था वहाँ पर पूरी चौकसी बरती जाए, जो एविडेंस है उनको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। इसके अलावा जो अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि लगती है या लगता है कि कोई सोशल मीडिया पर वीडियो इस तरह के आए हैं और उनसे कोई संदेह पैदा होता है तो उसकी भी जो जांच है वो तेज़ी के साथ की जाए। और सबसे स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसी भी तरह की इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाए और जो परिजन हैं उनकी बेहतर से बेहतर देखभाल की जाए, क्योंकि दुख की इस घड़ी में जब हम उनके साथ रहेंगे निश्चित तौर पर तभी हम उनको बेहतर साहस और बेहतर ढांढस बढ़ा पाएंगे। और ये एक दुख की घड़ी है और जिसमें तमाम एजेंसियां मिलकर तेजी के साथ काम करें। ठीक, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो संकट के समय में देशवासियों के साथ में या ऐसे मौके पर वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये उनकी एक कार्यशैली में उनके जो कार्य व्यवहार है उसमें आता है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस विषय पर चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका और हम चर्चा कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। विनोद मिश्रा जी, आपके पास हम आएंगे और सबसे पहली बात तो आपने देखा कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने किस तरह से बताया और आप भी ये देख रहे हैं कि पूरा देश मर्माहत है। लोग इसको लेकर के बहुत दुखी हैं कि किस तरह से ये इतना भयावह विमान हादसा हुआ है। जांच ये कहा गया है जिस तरह से इसको कि जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हो, जो भी स्टैंडर्ड्स हों उसको फॉलो किया जाए और जल्द से जल्द जांच की जाए। जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर इलाज हो। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया। इस बीच में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें आपको नहीं लगता कि ये सियासत घुसाने की कोशिश है? लेकिन देश स्तब्ध है इस भयानक हादसे और भयानक दुर्घटना से। मुझे लगता है कि इस देश में शायद ही कोई कोना होगा जो कल से इस खबर के अलावा कोई और दूसरी खबर के बारे में वो चर्चा कर रहा है। इतना स्तब्ध देश है और देश में जो संवेदनशीलता है कि देखिए कल से गृह मंत्री के साथ साथ वहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री हैं खुद नायडू साहब और जो आला अधिकारी हैं सिक्योरिटी के हैं, सारे लोग वहाँ पे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी आज वहाँ पहुँच के घटना पे स्थल पे पहुँच के सारी चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। और इसके बाद अगर आप कल से एक ट्वीट चल रहा है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा वहाँ पे लोगों से मिलते हुए सारे जायजा लेते हुए जब उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया, तो आप ये देखिए कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो ट्विटर हैंडल से लेके कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल से ये बात उठने लगी कि वो कहा गया कि भाई अमित शाह ने कहा कि ये हादसा तो होते हैं।
तो अब ये सवाल है कि जब अमित शाह कह रहे हैं जो चीज़ कि भाई नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से एजेंसी की जांच के लिए कर दिया गया है, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके तरफ से इसकी जांच की कार्रवाई तेज हुई है, और आप उसकी बात को लेके आप दूसरी तरह से उसको दिखा रहे हैं कि ये असंवेदनशीलता है सरकार की। तो ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए खुद कर पार्टी अध्यक्ष इस बात कहते हैं, तो शायद पार्टी के एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें पता है कि एक बोइंग का ये दुर्घटना है और उस दुर्घटना का एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, एक इंटरनेशनल कंपनी की बड़ी जहाज़ है जो टेक्निकली सबसे प्रूव्ड माना जाता है, और उसके बाद अगर आप तुरंत कहते हैं सरकार के इन सारे प्रयासों को आप एक तरह से नकार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसके सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमीशन होनी चाहिए, तो आप जल्दीबाजी में हैं। सियासत में जो नंबर की बात होती है ना निखिल, इसी नंबर में कई लोगों जो है धोखा खा जाते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का कल से जो चपावन खेरा हो या उनके और लोग हों जो ये ट्विटर हैंडल से सीधे सीधे गृह मंत्री पे अटैक कर रहे थे, सीधे आप देखिए कि पार्टी अध्यक्ष ने हमले की जांच के लिए सीधे कहा, ये दुर्घटना की जांच के लिए सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया। गलती है तो ये चीजें जाने बगैर कि भाई ये एक बड़ा हादसा है और इस हादसे में देश के साथ साथ इंटरनेशनल भी कई ऐसे लोग हैं जो उसमें सवार थे, कई सारे नामी गिरामी लोग थे, उसकी जांच की एक अपनी प्रोटोकॉल होती है और उसके प्रोटोकॉल की बात को आप धता बता रहे हैं और सीधे इसमें आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता को आपको समझनी पड़ेगी। जो प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर खुद उस जगह पे हैं, हर चीज़ के लिए लोगों में भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास बढ़ा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया के लिए खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इतने सारे चीज़ होने के बाद अगर आपका एक तरफ से ये सवाल आता है तो मुझे लगता है कि देश को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। निश्चित तौर पर देश ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल हमारे संवाददाताओं ने, मेघना देव ने, नीरज ने सारी जानकारी हमको दी है। मेघना और नीरज, हम आपसे और भी जानकारी आगे लेते रहेंगे इस बुलेटिन में और दिन में भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आखिर किस करवट बैठेगा और जो इजराइल और ईरान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ निकल कर आएगा इसमें। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति है। तनाव इसलिए है क्योंकि इजराइल और ईरान आपस में टकरा गए हैं। लंबे समय से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान की धमकी के बीच इजराइल की ताज़ा कार्रवाई ने एक खतरनाक मोड़ पर इस पूरे इलाके को खड़ा कर दिया है। हालांकि ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले करके और बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी इससे तेज करने की धमकी दी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उसकी तरफ से इजराइल के अस्तित्व को जो खतरा है वो खत्म नहीं हो जाता। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF का दावा है कि इजराइल के हमले में ईरान को तगड़ा झटका लगा है। इजरायली अटैक में ईरानी सेना के 2 बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में ईरान के सेना के प्रमुख और कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिससे तेहरान की रक्षा और परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने इजरायली हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स चीफ हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि की है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के अंदर इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अमेरिका शामिल नहीं था। जानकार मानते हैं कि इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। जाहिर है इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने इजरायली हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इजराइल को चेताया है कि इस अपराध के साथ जायोनी शासन ने अपने लिए एक कड़वी दर्दनाक नियति तैयार कर ली है। इजराइल का आरोप है
कि दोनों मुल्कों में बढ़ते तनाव के बीच ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर कई परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था और उसकी योजना बना रहा था। इजराइल का यह हमला उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए था। नेतन्याहू कहते हैं कि हम इजराइल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। इस बीच भारत ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि परमाणु ठिकाने पर हमले की खबरें और वहां से बदलते हालात पर हम बहुत ही सतर्क नजर बनाए हुए हैं। भारत दोनों पक्षों से अपील करता है कि हालात को और गंभीर बनाने के लिए कोई कदम आगे न उठाए। तो तनाव की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद बताया कि इजराइल ने ऑपरेशन लायन शुरू किया है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल जिस तरह से अपने यूरेनियम को एनरिच करके परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है, ये इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति में वो 9 बड़े परमाणु बम बनाने की स्थिति में है और इजराइल इसको सीधे ऐसे देख नहीं सकता, बैठकर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, और इसलिए हमारी ये मजबूरी है कि हम उनके ऊपर ये इस कार्यक्रम को रोकें। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका डेथ और इजराइल डेथ का नारा दिया था। उन नुक्ते माये फसाद, माये जंग, माये इख्तलाफ रजीम सह्यूनी است. रजीम सह्यूनी که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود و خواهد. आपने सुना कि किस तरह से दरअसल उसके साथ में ट्रांसलेशन चल रहे होंगे, वो भी आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो पूरे इलाके में इजराइल की जो भूमिका है वो एक कैंसर की तरह है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डेथ टू यूनाइटेड किंगडम, डेथ टू यूएसए अमेरिका और डेथ टू इजराइल, और उस पर जो वहाँ मौजूद लोग थे उन्होंने उसको चीयर किया। फिलहाल इजराइल के रक्षा प्रवक्ता बीजी इफ्फी का कहना है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. तो इनके प्रवक्ता का भी यही कहना कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। ईरान जो है वो एक परमाणु बम हासिल करने के बेहद करीब था और यही वक्त था जब हम उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते थे, और हमने बहुत प्रिसाइज स्ट्राइक उनके जो परमाणु ठिकाने थे वहाँ पर किया है।
फिलहाल अब इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी मौजूद है, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर आपके साथ हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहें और जानना समझना चाहें कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद ये कहा जाए जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी है ईरान और इजराइल को, पूरे मिडिल ईस्ट में इसका असर है, तनाव है, किस तरह से देखते हैं इसको, कैसे परिभाषित करेंगे आज के इस समय को? देखिए, तनाव तो बढ़ा है और चांसेस ज़्यादा बढ़ने के हैं, क्योंकि ईरान ने अभी 100 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, उसका क्या काउंटर आता है। अमेरिका और इजराइल की ये पॉलिसी रही है कि किस तरीके से इस युद्ध का असर मिडिल ईस्ट पे ना आए, खासकर उनके जो दोस्त हैं सऊदी अरब और यूएई, कतर, इन लोगों पे ना आए। दूसरा, तेल की वजह से पूरी दुनिया पे इसके ऊपर असर ना आए। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ये एक्शन लिया गया है और इसमें अमेरिका डायरेक्ट नहीं आया है, क्योंकि लेकिन अमेरिका कहीं है ज़रूर, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ये 60 दिन के बाद हमारा ये टॉक का टाइम ख़त्म हो जाएगा, और आज 61वां दिन था और 61वें दिन पर ये इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 200 से ज़्यादा जो है जहाज शामिल थे और दर्जनों जगहों पे अटैक हुआ है, बहुत ही सीरियस अटैक किए गए हैं। और तीसरा ये है कि एक साल के अंदर अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 ट्रंप ने 17 बिलियन से ज़्यादा आर्म्स इजराइल को दिए हैं, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल 144 mm शेल जो कि बड़े बॉम्ब की तरफ इशारा करता है, ये सप्लाई करके बिल्कुल तैयार कर दिया था, इजराइल को इनाम कर दिया था। साथ ही साथ एक राउंड ऑफ टॉक, 6वां राउंड ऑफ टॉक जो कि 15 तारीख को ओमान में होने वाला था, ये भी चल रहा था। तो ट्रंप ने ये कह दिया था कि आपके पास एक ही चॉइस है, आइदर आप एग्रीमेंट करिए या तो उसके खमियाजे को भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब ये देखा जा रहा है जैसे ही ये अटैक हुआ है, ऑयल की प्राइसेस जो है 13% राइज हो गई है, फिलहाल 8% पे स्टेबलाइज हुई है, और स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आ गई है। एक तरीके से ईस्टर्न कंट्रीज में चाइना का, शंघाई का, हांगकांग का, यूएस का, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो कि जैकपोआ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में, उसके वो साक्षी थे, उन्होंने भी, जैसे फ्रांस ने, चेकोस्लोवाकिया, चेक ने और तमाम कंट्रीज ने ये कहा है कि इजराइल का राइट है डिफेंड करने का। तो मुझे लगता है कि अगर ईरान और बड़ा हमला करता है, जो कि वो कह रहा है वो करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अलावा जो है सिर्फ अमेरिका या इजराइल रहेंगे, इसमें जो है यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं ईरान के ऊपर पूरा दबाव डालने के लिए। अब ये देखना ये है कि जो कंट्रीज ऑयल के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे हम जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं उसके ऊपर, बहुत है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये कंट्रीज जो है ऑयल और गैस के लिए डिपेंड है, इन पे क्या असर आता है जी। अमेरिका की ये कोशिश होगी कि ये इसको स्टेबलाइज करके रोके, और खासकर हम ये बताना चाहते हैं कि जब ट्रंप की अभी पिछले महीने में जो 3 कंट्रीज में विजिट हुई थी, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, इसमें शायद ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर अटैक होता है तो आपको ऑयल की सप्लाई मेंटेन रखना पड़ेगा, जैसा कि 1990 में किया था कि लड़ाई हुई थी, लेकिन यही कंट्रीज ने ऑयल बढ़ा के ऑयल की प्राइस को स्टेबलाइज किया था जी। तो इसमें एक बड़ी गंभीर चुनौती आ गई है, और ईरान के साथ जो कंट्री सामने आई है उसमें सबसे ज़्यादा खुल के रशिया ने कंडेम किया है, चाइना ने कहा है कि लड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है, टर्की ने भी कंडेम किया है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि ये कितना जो है इस युद्ध को रोकने में कामयाब होते हैं या किसका पक्ष लेते हैं। जी, निश्चित तौर बहुत गंभीर है जी, निश्चित तौर पर स्थिति गंभीर है। अखिलेश सुमन, जब ये बात होती है कि इजराइल ने हमला किया है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, आगे किस तरह से इसको देख रहे हैं विवाद? क्योंकि ये सिर्फ विवाद एक सामरिक युद्ध तक नहीं है, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि इसके फिर और कई जो है प्रॉस्पेक्ट्स वो भी देखे जाने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट गिर गया है, तेल की कीमतें 8% गिर गई हैं, बढ़ गई है, माफ कीजिए। देखिए, जो 7 अक्टूबर की घटना थी जिसमें कि हमास ने हमला किया था इजराइल के लोगों पर, और उसके बाद से यह स्थिति लगातार बनती जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, और मिडिल ईस्ट का तनाव इस बार जो लगता है वह तनाव इस बात को लेकर है कि ईरान के पास अभी जो मौका है कि ईरान जो यूरोप और अमेरिका के साथ कोई समझौता करे,
क्योंकि संडे को देखिए ये समझौता होना था अमेरिका के साथ, ओमान में मस्कट में बात होनी थी, और उसके पहले ये होना निश्चित तौर पे इस बात का काफी बड़ा संकेत है कि ईरान को इस समझौते के टेबल पे अब उन शर्तों को मानना पड़ेगा जो अमेरिका की तरफ से लगाई जा रही है। इसकी पृष्ठभूमि कल की आप देखें तो आईएईए में एक प्रस्ताव पारित हुआ, मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस और एक बात मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। दरअसल जो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आया कि हम पूरी घटना पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और रिस्ट्रेंट बरतें, दोनों देश शांति की तरफ बढ़े, इस तरह के बयान है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए निश्चित तौर पे भारत की हमेशा ये कोशिश ये रही है कि कोई भी मामला ऐसा हो तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से इसे तय किया जाए। ईरान और इजराइल के बीच का ये मामला है जो ये बहुत पुराना मामला है, और ईरान का न्यूक्लियर तैयारी की जो बात है उसमें भारत ने हमेशा ये कहा है कि आपने जो समझौता किया है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में आप शामिल हुए हैं, तो उस समझौते का पालन करना चाहिए। भारत ने हमेशा इस पक्ष को रखा है, लेकिन भारत ने साथ साथ यह भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत करके इस मसले का हल करना चाहिए ताकि ईरान को भी एक रेस्पेक्टेबल सॉल्यूशन मिले, ईरान की जनता की लाइफ बर्बाद ना हो, सैंक्शन पर सैंक्शन इस तरह से नहीं लगाया जाए, और इस तरह के सैनिक हमले का भारत ने कभी स्वागत नहीं किया है। इसलिए भारत का हमेशा ये कहना है कि आम नागरिक जो है, भारत के नागरिक जो है, वो इजराइल में हो चाहे ईरान में हो, वो अपनी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और जहां तक देखिए इस समय जो स्थिति बन रही है, निश्चित तौर पे टकराव की स्थिति तो है। अब ये टकराव कहां तक जाता है ये निर्भर करता है कि किस तरीके से ईरान के बॉल में, कोर्ट में बॉल है। अब ईरान किस तरीके से इस मसले को लेता है, क्योंकि यह एक चेतावनी है संडे के मीटिंग के पहले कि ईरान को इस मसले को हल के लिए बहुत ही तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह जो इजराइल ने एक एक्सप्लेनर जाहिर किया, एक्सप्लेनर दिया, इस एक्सप्लेनर में लिखा हुआ था कि उनको ये अंदेशा था कि ईरान किसी भी समय न्यूक्लियर बम बना सकता है और यह इजराइल के लिए बहुत खतरा है। इजराइल का ये कहना है कि ईरान हमेशा ये बोलता है कि इजराइल को रहने का, एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, इसलिए हमने किया। लेकिन ईरान का कहना है कि जब बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के बीच में इस तरह के हमले किए गए, निश्चित तौर पे एक प्रोवोकेशन है। और ईरान, आपने सुना होगा कि 100 जो ड्रोन है ईरान ने इजराइल की तरफ भेज दिया है और इजराइल उसको इंटरसेप्ट कर रहा है लगातार एक के बाद एक। लेकिन अभी जो मुझे खबर आ रही है कि ईरान में फिर एक हमला हुआ है और उसको ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ही किया गया है। तो यह निश्चित तौर पे एक एस्केलेशन है, और इस एस्केलेशन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इजराइल ऐसा हमला कर रहा है, लेकिन उनके जो मिनिस्टर ऑफ, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस हमले में शामिल नहीं है। तो इस तरह के मसले हैं जिसमें कि पश्चिमी देश, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों को ये पता है कि ये इस तरह के ऑपरेशन होने जा रहे हैं। और इसके बाद आईएई का यह कहना कि ईरान जो है वो बिल्कुल परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में है और ईरान वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि संगीन समय है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। जी, निश्चित तौर पर एक तनावपूर्ण समय है, बेहद संवेदनशील समय है, और जिस तरह से भारत का स्टैंड है कि भाई कम से कम इस तनाव को आगे ना बढ़ाया जाए, हमारे नागरिक भी दोनों देशों में हैं, आपने जिस तरह से बताया। विनोद मिश्रा, क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, और सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर? निखिल, मैंने अभी जो बयान सुना था नेतन्याहू साहब जो बता रहे थे कि इजराइल बता रहे थे कि इजराइल का जो इतिहास के आज के इतिहास आप कह सकते हैं कि उसमें वो निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। तो जब वो आप देख लीजिए कि नेतन्याहू का ये बयान कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि इजराइल के इतिहास में आज का जो मुल्क है उनका, वो एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। वो अपने को मान लिया है कि वो उसका एक एग्जिस्टेंस का सवाल है, और इस एग्जिस्टेंस को बार बार ईरान चुनौती देता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जैसे कि हमने उस चीज़ को पढ़ा था कभी कि आप उस समय में देखिए कि जब इस्माइल हनिया जो उस समय में हमास के चीफ थे, और तेहरान में पिछले साल, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि तेहरान में पिछले साल इस्माइल हनिया की को एक अटैक में उसको मार दिया गया था। इजराइल ने उस पर कोई अपना ये नहीं लिया था, ऑन नहीं किया था, लेकिन उसके ईरान ने इस बात को गुस्सा ये लिया था कि इसके मारने में इजराइल का ही हाथ है। और वो जाहिर सी बात है, इजराइल जिस तरह से इजराइल पे वो आतंकी हमले हुए थे, जो इजराइल के तरफ में आप सोचिए कि मैंने जल, थल और नभ, आकाश से तीनों तरफ से जब हमास के अटैक हुए थे और उसके हजारों लोग मारे गए थे इजराइल के,
तो जाहिर सी बात है उसकी कार्रवाई में उसने इजराइल ने भी भयानक कार्रवाई हमास के खिलाफ शुरू की थी जो आज तक जारी है। लेकिन इस्माइल हानिया के मरने के बाद और हिजबुल्लाह के चीफ के बड़े कमांडर के मरने के बाद ईरान थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ और जब ईरान ने पिछले साल अक्टूबर में 100 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पे दागी थी, ईरान का आपको याद होगा तो पिछले ही साल की घटना है, 100 से ज़्यादा मिसाइल दाग के ईरान ने एक तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का और इजराइल और हमास के बीच जंग में सीधे अपने को बीच में ले आया था। तभी इजराइल ने इस बात को बड़ी तरीके से कहा था कि हम इसका जवाब देंगे लेकिन हम समय पे देंगे। और जब हम आज का ये देखते हैं अटैक तो ये आपको मानना चाहिए कि ठीक है कि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बहुत लंबे समय से चल रहा है, अमेरिका ने इसके खिलाफ में कई बार सैंक्शन भी लगाए हैं, पाकिस्तान भी उस ईरान के इस न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने उस समय में भी इस चीज़ को देखा था कि उसको काफ़ी मदद की थी। तो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के मतलब सीधे सीधे इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा दिखता है। जब बार बार इजराइल इस बात को देख रहा है कि वहाँ का न्यूक्लियर कोई भी प्रोग्राम होगा तो सीधे सीधे ईरान सिर्फ जो दुश्मन मानता है मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को मानता है और वो कई बार कह चुका है कि मिडिल ईस्ट का वो कैंसर है जिसको निकाल के फेंकना होगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये हमला है उसमें इजराइल ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस तरह के बड़े हमले किए हैं जिसमें मुझे लगता है कि 1980 के बाद ईरान पे इस तरह का हमला इतिहास ने और लोगों ने नहीं देखा था। उससे भी बड़ा हमला हुआ है जिसमें दर्जनों जो उसके फौज के आर्मी के पैरामिलिट्री के कमांडर चीफ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट मारे गए हैं। तो इसकी तैयारी लगभग इजराइल ने कम से कम 1 साल लगभग पहले की थी और मेरे पिन पॉइंट लगा के उसने ये एयर स्ट्राइक किया है और तबाह किया है। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके पास आए और ये समझना चाहें कि अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है किस तरह से आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आगे किस तरह से जाएगा, क्योंकि क्या दुनिया के देश इसमें भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे? क्या आप इसको कुछ सफलता देख पा रहे हैं इसमें? कैसे देखते हैं इसको, आगे क्या होगा? देखिए, दुनिया के देशों ने तो ऑलरेडी पहले कह ही दिया कि इसको बहुत ही पीसफुली, जैसे चाइना ने कहा कि ये सपोर्ट नहीं किया, ना कंडेम किया, उसने कहा कि ये वार आगे नहीं जानी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। फ्रांस ने कहा कि इजराइल का राइट टू डिफेंड है, यूके ने भी वही कहा, अमेरिका ने भी कहा, रशिया ने इसको कंडेम किया है। तो मुझे लगता है अपने अगर कहा जाए तो अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को सूट करता हुआ लोगों ने रिमार्क दिया है। रिमार्क दिया। एक बात और ये हो गई है, आज के युग में कोई भी कंट्री किसी के मसले में
बढ़ चढ़ कर नहीं जाना चाहता, जब जिसका तक उसका मसला है इंटरेस्ट वही ना हो। सॉल्व ठीक है। करना। तो इसमें बहुत ही सोच समझ के आगे कंट्रीज बढ़ रही हैं और हमारा जो रिस्पांस रहा है बहुत ही नपातुला रहा है, क्योंकि हमारा रिलेशन दोनों कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। जी। तो हमारे लिए एक टफ बैलेंसिंग की एक्ट है। अगर हुर्मुज में कुछ होता है जहाँ पे जो 19% दुनिया का तेल पास होता है और गैस पास होती है, तो हमारे लिए एक मसला है। और ऐसी अवस्था में दुनिया चुपचाप नहीं बैठेगी, क्योंकि उसका तेल रुकेगा तो अर्थव्यवस्था रुकेगी। लाइफ लाइन है तेल। तो ईरान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाकर, हम ये भी देख रहे थे कि ट्रम्प कहीं ना कहीं जो है नेतन्याहू को इग्नोर भी कर रहे थे। तो हो सकता है कि ट्रम्प नेतन्याहू की टाइमिंग जो है अपनी सेट करके इंडिपेंडेंट अटैक किया, अब इसको बचाने के लिए सारे लोग आएंगे। और ये कितना आगे बढ़ता है ये डिपेंड करता है ईरान कैसे रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ईरान अगर ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा तो कंट्रीज इसके ऊपर अटैक करेंगी। इजराइल उनका एक लव बेबी है, वो खत्म नहीं किया जाएगा, वो रहेगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं अरब, सऊदी अरब, यूएई, ये सब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, ना कि ईरान को समझाने में लगे थे कि आप मान लीजिए नहीं तो आपके ऊपर अटैक होगा। इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया सऊदी अरब या उसको, अमेरिका को या इजराइल को कि अटैक ना हो, बल्कि ये कहा कि अटैक होगा, आप बच जाइए। तो सारी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, उस तरीके से कर रही है। लेकिन नेतन्याहू ने अपनी दरअसल इसमें जब एक बात और भी देखा जाए कि जब ईरान की तरफ से या जो अटैक्स इसके पहले साल भर से जो पहले हुए थे इजराइल पर, तभी इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, अगर सही मायनों में देखा जाए तो। हाँ, उस वक्त देखिए तो ईरान का सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बल्कि उसका ड्रोन शक्ति भी बहुत लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि यहाँ से लेके अमेरिका, रशिया तक जो है वो सप्लाई कर रहा था। तो ड्रोन शक्ति में ईरान जो है एक तीसरा चौथा कंट्री वर्ल्ड में बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था, इसके ऊपर भी टारगेट किए गए हैं। और जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन का देख लीजिए ईरान का, तो ईरान आज दशकों से कह रहा हम डेवलप कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। वहीं पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट किया, डेवलप किया, एक ही दिन में डिक्लेयर कर दिया हम हो गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान की जो खमैनी आयतुल्लाह हैं, इनकी पॉलिसी सही नहीं रही है। ये चीजों को लटका के रख के एक डायलेमा क्रिएट करके, एक लंबा खींच के सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनको जो कुछ भी करना है जल्दी करके इसको खत्म कर रहे हैं। अगर सैंक्शन के लिए ऑफर दिया जा रहा है तो क्या माने हैं कि वो ना माने, मानना चाहिए, क्योंकि ईरान ने कभी अटैक भी नहीं किया है किसी के ऊपर, हिस्ट्री है 200 साल की। तो अगर, और इस 1979 के पहले जो रिवोल्यूशन हुआ था, ईरान और इजराइल के बहुत ही क्लोज रिलेशन थे, आपस में मिलके न्यूक्लियर वेपन, वो मिसाइल भी डेवलप कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो आयतुल्लाज हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज पड़े हुए कि वो क्या करें, अपना रिजीम बचाएं, सैंक्शन हटवाएं, लोगों में जो इम्पेशंस बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो पूरा डावाडोल किए हुए हैं, न सिर्फ ईरान का बल्कि उस रीजन का। जी ठीक है। अखिलेश सुमन, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं कुछ अपडेट्स। आप कह रहे थे कि ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ है और उसके बाद इजराइल ने भी हमला किया है दोबारा, तो क्या कुछ जानकारी और आपके पास मिल पा रही है, वो भी जरा साझा करें हमारे साथ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, निश्चित तौर पे आईडीएफ ने कहा है कि सेकेंड वेव ऑफ अटैक हम अभी कर रहे हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ अटैक का मतलब ये है कि जो ईरान की तरफ से जो 100 ड्रोन, एक रफली उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 100 ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे गए हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश इजराइल कर रहा है, इजराइल का ये दावा है। तो ऐसे में अभी आईडीएफ का एक बयान आया है कि वो सेकेंड वेव ऑफ अटैक करेंगे ईरान पे। और अभी थोड़ी देर पहले ईरान के एक हिस्से में एक धमाका सुना गया। तो निश्चित तौर पे ये माना यह जा रहा है कि जो 100 ड्रोन उन्होंने भेजे हैं उसके प्रतिक्रिया में इजराइल ने फिर से अटैक शुरू किया है और आगे आने वाले कुछ घंटों में उसका पता चलेगा कि कहां कहां अटैक हो रहा है या होगा। तो निश्चित तौर पे ये मामला अटक रहा है और ये मामला पूरी तरह फंस रहा है। अब मुश्किल सिर्फ ये है कि अमेरिका ने जो मस्कट में जो बातचीत रखी थी संडे को, उस बातचीत का क्या होगा। अगर उस बातचीत के पहले कुछ अगर संदेश जाता है, ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता है, तब तो शायद ये हमला भी रुकेगा। नहीं तो ये मामला साइकिल में, एक ऐसा साइकिल में फंसा है कि एक के बाद एक हमले होंगे, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा, इजराइल की तरफ से होगा। और जब तक दोनों बैठते नहीं अमेरिका और ईरान, तब तक हो सकता है कि इसी तरह से चलते रहे। लेकिन कोई मिडिल ईस्ट का कोई देश कोई आगे नहीं आ रहा है ईरान के बचाव के लिए। बस थोड़ी बहुत बयानबाजी हुई है।
निश्चित तौर पे अफ्रीकन यूनियन ने एक बयान दिया है जो कि माना जा सकता है कि ग्लोबल साउथ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जो कंडेम करते हुए। तो स्थिति यह है कि ईरान अभी तक केवल रसिया और चाइना की तरफ से जो दो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए हैं उस पर निर्भर कर रहा है कि क्या होगा आगे का। लेकिन निश्चित तौर पे एक चुप्पी है ईरान की तरफ से कि वो आगे वाले बात क्या करेंगे, इस बात पे उनको खुलासा कर रहा है। जी निश्चित तौर पर। तो जो ओमान में संडे को जो वार्ता जो तय थी उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, मैं चाहूँगा चलते चलते एक आखिरी कमेंट बहुत जल्दी से कि किस तरह से अपने जब नेतन्याहू कहते हैं कि इतिहास के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, मैं अभी डॉक्टर साहब का सुन रहा था, जाकिर हुसैन साहब जो बता रहे थे जियो पॉलिटिक्स का, तो मुझे इस बात को थोड़ी सी समझ में आई कि आप ये देखिए कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे छोटा सा मुल्क है इजराइल। मुश्किल से 10 मिलियन का उसका पॉपुलेशन होगा, और उसके आसपास के जो सारे देश हैं, सारे मुल्क हैं वहाँ, और इंक्लूडिंग गल्फ से लेके और वहाँ तक, और उसमें वो पूरा संघर्ष पिछले कई सालों से लगातार कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए ही कर रहा है। तो डेफिनेटली इजराइल ने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पे, अपने साहस और क्षमता के बल पे एज ए मुल्क, एज ए नेशन अपने को साबित किया है पूरी दुनिया में। इस हमले में अमेरिका का ही एक पहला जो रिएक्शन था, उसने कहा कि ये इजराइल का हमला था, इसमें अमेरिका कहीं से शामिल नहीं है। तो ये बात जाकिर साहब की बात दुरुस्त है कि अगर ईरान किसी तरह से दोबारा कोई रिटेलिएट करता है, बड़ा हमला करता है, तो डेफिनेटली है कि अमेरिका मानता है कि इजराइल पर किया गया हमला अमेरिका का हमला होगा। तो ये बात फिर दुनिया की सूरत दूसरी तरह बदल जाएगी। लेकिन अभी ये बात तो दुनिया को समझने में आ गई होगी कि इजराइल एज ए मुल्क, एज ए नेशन, अपना एग्जिस्टेंस, अपने एज ए नेशन, अपने सॉवरेंटी को हिफाजत करना, उस बात को अपने लोगों को सुरक्षित करना, उसको ये भरोसा देना, इस मामले में दुनिया में किसी भी मुल्क से आगे है, और इस मामले में आप इजराइल की तारीफ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। तो देखने वाले होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या रूप लेता है, और जाहिर तौर पर दुनिया और ख़ास तौर पर भारत ये ज़रूर चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट बंद हो, शांति स्थापित हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका, अखिलेश चुमन आपका, और विनोद मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने